बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक बार फिर हमारी गुफ्तगू होगी एआई के साथ और हम कोशिश करेंगे कि हम कायनात के मुतल्लिक वो सवालात करें जिसके जवाबात हमको नॉर्मली मिलते नहीं हैं, या हम कंफ्यूज हैं, या हम मुतमईन नहीं होते। जिसमें बिग बैंग के हवाले से बात होती है, कायनात कितनी बड़ी है, क्या हम इसमें अकेले रहते हैं, ये ब्लैक होल क्या है, इस तरीके से बहुत सारे सवाल जो है वो हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एआई के साथ और कोशिश करते हैं कि ये हमको वो तमाम सवालों के जवाब दे जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं मौजूद हैं, और आज हम एक साथ मिलके इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि वो हमें मुतमईन करता है या नहीं कर पाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, बिल्कुल खैरियत से हूं। आज हम आपसे कायनात के मुतल्लिक कुछ सवालात करेंगे। बहुत मुश्किल सवाल होंगे, क्या आप जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल, आप सवालात करें, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि दुरुस्त और सादा अंदाज में जवाब दे सकूं। कायनात के मौजू पर बात करना तो हमेशा दिलचस्प होता है, पूछें। बिल्कुल ठीक है। मेरा पहला सवाल है, क्या बिग बैंग ही कायनात की इब्तिदा थी या इससे पहले भी कायनात मौजूद थी? ये एक बहुत दिलचस्प और गहरा सवाल है। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक कायनात की इब्तिदा तकरीबन 14 अरब साल पहले हुई थी। इस वक्त सारा मादा, तवानाई और वक्त एक इंतहाई छोटे और कसीफ नक्ते में बंद था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। फिर अचानक एक अजीम धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं, और कायनात फैलना शुरू हुई। अब जहां तक बिग बैंग से पहले क्या था का सवाल है, साइंसदान अभी तक इस सवाल का हतमी जवाब नहीं दे पाए। चूंकि बिग बैंग से पहले वक्त का कोई तस्वुर नहीं था, इसलिए इस सवाल को समझना भी बहुत मुश्किल है। कुछ नजरियात ये कहते हैं कि बिग बैंग शायद एक बड़े साइकिल का हिस्सा था, जहां कायनात बार बार फैलती और सिकुड़ती रहती है, जिसे साइक्लिक मॉडल कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ साइंसदान ये भी मानते हैं कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारा वक्त और स्पेस टाइम बिग बैंग के साथ ही वजूद में आए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर साइंस और फिलसफा दोनों में अभी तहकीक जारी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा इस बारे में ख्याल ये है कि मैं आपके जवाब से मुतमईन हूं, लेकिन मेरा एक और सवाल इससे रिलेट करता है, उसका जवाब दीजिएगा। आपने जिक्र किया कि वक्त भी बिग बैंग के बाद शुरू हुआ है, तो मेरा सवाल ये होगा नंबर 2 के ऊपर कि वक्त क्या है और ये क्यों गुजरता है? ये सवाल वाकई वक्त के तस्वुर को चैलेंज करता है। वक्त क्या है और ये क्यों गुजरता है? ये सवाल फिलसफा, साइंस और इंसानी तजुर्बे का हिस्सा रहा है। वक्त क्या है? साइंस की जबान में वक्त को एक बुनियादी बुआद समझा जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे लंबाई, चौड़ाई और गहराई। आइंस्टाइन की नजरिया इजाफियत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वक्त और जगह, स्पेस, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। इसके मुताबिक वक्त हमेशा ही कसा नहीं गुजरता, बल्कि ही हर फतार और कशिश शकल के असर से सुस्तियातीज हो सकता है। वक्त क्यों गुजरता है? वक्त गुजरने का एहसास हमें कायनात में तब्दीलियों की वजह से होता है। अगर कुछ भी तब्दील ना हो तो वक्त का कोई मतलब नहीं होगा। मिसाल के तौर पर जमीन का सूरज के गर्द घूमना दिन और रात का तयन करता है, जिससे हम वक्त का गुजरना महसूस करते हैं। तो गुजरने क्या एक और वजाहत थर्मोडायनेमिक्स, हरारत के कवानीन के जरिए दी जाती है। खास तौर पर एंट्रोपी, बेतरतीबी का कानून बताता है कि हर चीज वक्त के साथ ज्यादा बेतरतीब होती जाती है। ये एक ऐसा अमल है जो आगे की समत में चलता है, जिसकी वजह से हम वक्त को हमेशा माजी से मुस्तकबिल की तरफ बहता हुआ महसूस करते हैं। लेकिन फलसफे में कुछ लोग कहते हैं कि वक्त महज एक इंसानी तस्वुर है, ताकि हम कायनात के वाकयात को तरतीब दे सकें। ये सवाल अब भी बहुत बड़ा राज है। आप क्या समझते हैं, वक्त के गुजरने का मतलब हकीकत है या ये सिर्फ हमारा एहसास है?
اے آئی مجھے تو حقیقت لگتا ہے، لیکن میں آپ سے ایک اور سوال کر لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا کائنات واقعی لامحدود ہے یا اس کی کوئی حد ہے؟ اگر حد ہے تو اس کے پار کیا ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے اور کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کی جستجو میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا کائنات لامحدود ہے؟ سائنسدانوں کو یقین ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، جیسا کہ بگ بینگ تھیوری سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا یہ لامحدود ہے یا اس کی کوئی حد ہے؟ ابھی تک کائنات کی مکمل حد کا مشاہدہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم صرف آبزرویبل یونیورس، دیکھنے کے قابل کائنات تک دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روشنی کو ہم تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے اور کائنات کی عمر محدود ہے، اس لیے ہماری نظر کی حد صرف اتنی ہے جتنی روشنی نے ہمیں پہنچائی ہے۔ کائنات کی حد کے پار کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی حتمی جواب نہیں ہے۔ اگر کائنات کی کوئی حد تو اس کے پار کیا ہے؟ کچھ نظریات یہ کہتے ہیں کہ کائنات محدود ضرور ہے، لیکن یہ بے کنار باؤنڈلیس ہے، جیسے زمین کی سطح۔ زمین کی سطح محدود ہے، مگر اگر آپ چلتے رہیں تو آپ کبھی کنارے پر نہیں پہنچیں گے۔ کائنات کو بھی کچھ ماہرین اسی طرح کا کروڈ اسپیس سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کائنات کے باہر کچھ نہیں ہے، کیونکہ کائنات خود جگہ اور وقت کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے کائنات کے باہر کا سوال شاید غلط ہے۔ سائنسدان اس سوال کا جواب دینے کے لیے کاسمولوجی پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کائنات ملٹی ورس کا حصہ ہو، یعنی بے شمار کائناتیں موجود ہوں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کائنات کی کوئی حد ہونی چاہیے یا یہ واقعی لامحدود ہے؟ اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میں آپ سے اگلا سوال کر لیتا ہوں کہ اس زمین کے اوپر مخلوقات ملتی ہیں، پلتی ہیں، رہتی ہیں اور تمام چیزیں موجود ہیں۔ کیا ایسا ہی کوئی سیٹ اپ کہہ لیجئے یا ایسا ہی کوئی نظام کہہ لیجئے کسی اور سیارے پر موجود ہے، پیرالل چل رہا ہے ہمارے سامنے؟ کوئی اور دنیا میں ہے ایسی؟ یہ سوال بہت دلچسپ ہے اور ہمیشہ سے انسان کے تجسس کا مرکز رہا ہے کہ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں یا نہیں۔ سائنس کا موجودہ نظریہ، اب تک سائنسدانوں نے ایسا کوئی حتمی ثبوت نہیں پایا جس سے یہ ثابت ہو کہ زمین جیسا زندگی کا نظام کسی اور سیارے پر بھی موجود ہے۔ لیکن کائنات اتنی وسیع ہے کہ یہ ماننا مشکل ہے کہ ہم واحد مخلوق ہیں۔ کہکشائیں، ستارے اور سیارے بے شمار ہیں، اور حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بہت سے سیارے ایسے ہیں جو زمین جیسے حالات رکھتے ہیں، جنہیں ایکسو پلینٹس کہتے ہیں، پیرالل ورلڈز یا ملٹی ورس۔ کچھ سائنسی نظریے یہ بھی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کائنات کے علاوہ متوازی دنیایں، پیرالل یونیورسز موجود ہوں۔ اس نظریے کو ملٹی ورس تھیوری کہا جاتا ہے۔ اگر یہ نظریہ درست ہے تو ہر دنیا میں ایک الگ نظام چل رہا ہوگا، شاید ہماری زمین جیسی یا اس سے بالکل مختلف۔ ایسی زندگی کے امکانات سائنسدان مسلسل یہ تلاش کر رہے ہیں کہ آیا کسی اور سیارے پر زندگی موجود ہے یا نہیں۔ مریخ، مارس پر پانی کے آثار ملے ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرے نظاموں میں زمین جیسے سیارے بھی دریافت ہوئے ہیں۔ ابھی تک یہ ایک سوال ہے، لیکن کائنات کی وسعت دیکھ کر یہ کہنا غیر منطقی نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہو سکتی ہے، شاید ہم سے بہت مختلف یا شاید ہم سے ملتی جلتی۔ آپ کے خیال میں کیا واقعی کہیں اور زندگی کا ایسا نظام ہو سکتا ہے، یا یہ سب محض انسانی تصور ہے؟ اب تک تو ہمیں ایلین کے نام پہ بتایا جاتا ہے کہ ایلینز ہیں دنیا میں، کہیں اور بھی کسی اور نئی دنیا میں، لیکن ہم بڑھتے ہیں آگے، اور وہ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بلیک ہول کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ بلیک ہول مادہ اور وقت کو کیسے نگل لیتے ہیں؟ ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑھیا سوال ہے۔ بلیک ہول کائنات کی سب سے رہسیمی اور رومانچک چیزوں میں سے ایک ہے۔ آئیے اسے آسان بھاشا میں سمجھتے ہیں۔
ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि वहां से न तो प्रकाश और न ही कोई चीज बाहर निकल सकती है। इसीलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल काला दिखता है। ब्लैक होल कैसे बनता है? ब्लैक होल तब बनता है जब किसी बड़े सितारे का जीवन समाप्त हो जाता है। जब यह सितारा अपनी ईंधन को जलाकर खत्म कर देता है तो उसका बाहरी हिस्सा सुपरनोवा विशाल विस्फोट के रूप में फट जाता है और अंदर का कोर गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़कर एक बिंदु पर आ जाता है। यह बिंदु इतना कंडेंस और शक्तिशाली हो जाता है कि यह ब्लैक होल बना देता है। ब्लैक होल कैसे काम करता है? ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि यह समय, टाइम, स्थान और मादा मैटर सबको अपनी ओर खींच लेता है। यह सब इवेंट हॉराइजन नाम के क्षेत्र के अंदर होता है। इवेंट हॉराइजन वह बॉर्डर है जहां से कोई भी चीज वापस नहीं लौट सकती, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? ब्लैक होल के अंदर का हिस्सा सिंगुलैरिटी कहलाता है। यह वह जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत इन्फिनिट हो जाता है और समय तथा स्थान पूरी तरह डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी के बारे में हमें अभी तक ठीक से पता नहीं है, क्योंकि वहां के भौतिक फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। ब्लैक होल समय और मादा को कैसे प्रभावित करता है? वक्त का धीमा होना। ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा उतना ही समय धीमे चलेगा। मादा का खींचना। जब कोई चीज ब्लैक होल के करीब आती है तो उसका गुरुत्वाकर्षण उसे खींचकर स्पैगेटिफिकेशन नाम की प्रक्रिया से गुजारता है, जहां चीजें लंबी और पतली हो जाती हैं। ब्लैक होल के बारे में अभी भी बहुत रिसर्च चल रही है और यह वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा राज है। आप क्या सोचते हैं? क्या ब्लैक होल के अंदर जाने पर दूसरी दुनिया हो सकती है? हाँ, एआई, अब मैं समझता हूं कि यहाँ पर हम अपने इस एपिसोड को एंड करते हैं। दूसरे एपिसोड में आपसे मिलेंगे। आपने जो आखिरी जवाब दिया है वो हिंदी जबान में दिया है। आपने मेरे व्यूअर्स को जब भी जवाब देना है हमेशा उर्दू जबान में देना है। हम उर्दू में कंफर्टेबल हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक। आइंदा हमेशा उर्दू में जवाब दूंगा ताकि आप और आपके व्यूअर्स को मुकम्मल सहूलत हो। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मजीद दिलचस्प सवालात पर बात होगी। थैंक यू एआई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज चेसर। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। चलें जी, ये ओवरऑल तो प्रोग्राम ठीक था। बहुत मालूमात मिली मुझको भी, मेरे भी इल्म में इजाफा हुआ, क्योंकि मैं लाइव कर रहा होता हूं तो मुझे पहले से पता नहीं होता जवाबात क्या हैं। लेकिन आखिरी जवाब जो है उन्होंने हिंदी में दिया, जिसके लिए मैं आपसे एडवांस से माजरत कर रहा हूं। ये एआई है, ये जबान बिलीव नहीं करता। इंग्लिश, जर्मन, चाइनीज, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, कुछ भी ये कहते हैं मेरा जबान से लेना देना है नहीं, मैंने आपको सिर्फ मालूमात पास करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस एपिसोड के अंदर वो तमाम मेन सवालों के जवाब मिल गए, जिसमें कायनात की इब्तिदा कैसे हुई, कायनात कितनी बड़ी है, क्या हम कायनात में अकेले रहते हैं, या ब्लैक होल क्या होता है, और वक्त क्या होता है, ये कैसे गुजरता है, तमाम चीजें जो हैं, मल्टी यूनिवर्स वगैरह, ये तमाम चीजें हमको समझ में आ गई हैं। हमारे पास अब बहुत ही भयानक और मुश्किल तरीन सवालात हैं कायनात को लेकर के। अगले एपिसोड में मैं तमाम के तमाम कवर करने जा रहा हूं, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी अगली एपिसोड में मिलने वाले हैं। अल्लाह हाफिज।